गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी ग्रामर का जो चैप्टर 4 चल रहा है उसके पेज नंबर 13 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जिसकी हेडिंग्स हैं विचार परक लेखन। अब विचार परक लेखन में जो आएंगे लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय। अब विचार परक लेखन होता क्या है? विचार परक लेखन एक ऐसा लेखन होता है जिसमें जो हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक होते हैं, वो वरिष्ठ नागरिक कोई भी हो सकता है, एक लेखक भी हो सकता है, एक वकील भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, या फिर समाज में रहने वाले कोई सम्मानित नागरिक का जो लेखन होता है उसको भी हम विचार परक लेखन ही मानते हैं। अब विचार परक लेखन में जो सबसे पहले आता है नाम, वो है संपादकीय लेखन का। अब संपादकीय लेखन जो होता है, एक न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं उस पर संपादकीय पृष्ठ होता है, जहाँ पे संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। मतलब जो संपादकीय पृष्ठ है ना, उस पृष्ठ को क्या माना जाता है कि संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है कि जो भी उसमें लिखा हुआ होता है ना, उससे न्यूज़पेपर जो पब्लिश कर रहे हैं, जो न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं, ठीक है, उनका मतलब एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के न्यूज़पेपर ये निकालते हैं, इनके न्यूज़पेपर में कितनी सच्चाई होती है, इनके व्यूज़ कैसे हैं। ठीक है। अब संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए इसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता है। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। इसलिए जब कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो तो नीचे जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसके नीचे बिल्कुल राइट हैंड साइड लिखा होता है कि वरिष्ठ पत्रकार या वरिष्ठ संपादक, मतलब नाम नहीं दिया होता, सहयोगी संपादक या मुख्य संपादक, ये ऐसे लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि वो विचार उस न्यूज़पेपर में काम करने वाले सभी लोगों का ओपिनियन होता है किसी एक विशेष मुद्दे पर। ठीक है। अब जैसे मूल्यांकन का दायरा क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगले विद्यालयी शिक्षा सत्र से विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे आज तक जो एग्ज़ाम वगैरह लिए जाते हैं वो रिटर्न में लिए जाते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन भी होना चाहिए कि जो और वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करती हैं, चाहे वो किसी भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी ड्राइंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या सिंगिंग, डांसिंग, व्हाटएवर, ठीक है, कोई भी क्यों ना हो, अगर उन चीज़ों का भी मूल्यांकन होना चाहिए, उसके बारे में भी देखना चाहिए कि बच्चा कितना स्किल्ड है, कितना इंटेलिजेंट है। रिटर्न के साथ साथ ये चीज़ें भी शामिल करने के बारे में सोच रही हैं। तो ये एक तरह से क्या है, संपादकीय लेखन है। अब देखिए नीचे लिखा है जनसत्ता में प्रकाशित संपादकीय। किसी का नाम तो नहीं है ना, जो न्यूज़पेपर निकाल रही हैं उसी का जो मेन संपादक होता है या मुख्य, जैसे मैंने बोला सहयोग संपादक, सहयोगी संपादक, जो उस न्यूज़पेपर में ये डिसाइड करती हैं कि न्यूज़पेपर में क्या पब्लिश किया जाए, क्या नहीं पब्लिश किया जाए। तो कुछ एक कॉलम, कुछ एक स्पेस वो अपने लिए भी रखती हैं कि किसी घटना या किसी मुद्दे के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन को हम कॉलम लेखन भी बोलते हैं। अब जैसे हमने संपादकीय लेखन के बारे में पढ़ा था कि हर एक न्यूज़पेपर में संपादक के लिए थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ा जाता है जिसमें वो अपने विचार लिखते हैं, ऐसे ही स्तंभ लेखन होता है या कॉलम लेखन होता है। कॉलम लेखन में क्या होता है, जो फेमस राइटर होते हैं या फिर ये कहें कि वो लोग जो लिखने में माहिर होते हैं, जिनके वर्ड्स ऐसे होते हैं कि पढ़ने वाले को ये लगे कि वास्तव में कुछ अच्छा लिखा हुआ है, इम्प्रेसिव लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज है वो पूरी तरह से एक्यूरेसी के साथ है, भाषा ऐसी है जो पाठक को समझ आ सके, मतलब अंडरस्टूड कर पाए कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, उनके समझ में आ जाता है कि किस विषय पर कैसे, कितनी चतुराई के साथ, कितनी इम्प्रेसिव वे से लिखा गया है, उसको बोलते हैं हम स्तंभ लेखन। और इसमें फेमस राइटर्स के लिए होता है ये। जैसे आपको ये न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है कि बच्चों को स्वाधीन बनाओ, ये कब का न्यूज़पेपर है, ये मुंशी प्रेमचंद जी का लेख है, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी का स्तंभ लेखन है। बिकॉज ये जो कॉलम है ये किसके लिए छोड़ा गया है, उस समय में मुंशी प्रेमचंद के विचारों को बहुत महत्व दिया जाता था, आज भी दिया जाता है, लेकिन लोग उनकी रचनाओं को ना बड़े मन से पढ़ते थे कि हम देखें मुंशी प्रेमचंद जी के विचार इस विषय पर क्या हो सकते हैं। आप नीचे देखें, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस का संपादकीय है, कि हंस नामक न्यूज़पेपर निकलता था, उसमें प्रेमचंद जी के ये विचार है। उसके बाद आज़ादी के दिन के हिंदुस्तान का संपादकीय है।
आज़ादी के टाइम, मतलब जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय हिंदुस्तान नामक एक न्यूज़पेपर निकलता था, वहाँ पे जो आर्टिकल्स, ये जो लेख लिखा हुआ है, स्तंभ लेखन, ये मुंशी प्रेमचंद जी का दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है ये लिखता कौन है इसमें, वो लोग लिखते हैं जिनकी लिखी हुई चीज़ों को लोग पसंद करते हैं। लिखता तो हर इंसान है, लेकिन कई इंसान इतनी इम्प्रेसिव वे से लिखती हैं कि उनकी स्टोरीज़ को, उनके जो निबंध वगैरह हैं या आर्टिकल्स वगैरह हैं, लोग पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ को बस लाइटली ही लेते हैं। ठीक है, तो कुछ स्तंभ इतनी लोकप्रिय होती हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं, लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मतलब इस फील्ड में उन्हीं लोगों को चांस दिया जाता है जो इसमें वेल स्किल्ड होते हैं और लिखने की या राइटिंग की कला में हम यूँ कहें कि माहिर होते हैं। उसके बाद आता है संपादक के नाम पत्र। अब जैसे आप जिस क्लास में भी हैं, जो भी आप लेटर राइटिंग चाहे हिंदी में कर रही हो या इंग्लिश में कर रही हो, संपादक के नाम भी लिखा जाता है उसके अंदर। तो संपादक के नाम जो पत्र होता है वो कोई भी लिख सकता है, ज़रूरी नहीं है कि समाज के वरिष्ठ नागरिक ही उस चीज़ को लिखे। एक नॉर्मल पाठक भी लिख सकता है कि वो अपने नियर अराउंड जो भी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, उसे लगता है कि इस चीज़ में सुधार होना चाहिए। जैसे कई बार रोड्स पर जो बने हुए गड्ढे के बारे में लिखा जाता है, या स्ट्रीट लाइट के बारे में लिखा जाता है, या फिर सीवरेज सिस्टम के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, नालियों की उचित ढंग से अगर कहीं पे अरेंजमेंट नहीं है तो उसके बारे में भी कोई पाठकगण, अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो क्या करती हैं कि न्यूज़ हेडलाइंस में दे देती हैं ये चीज़ें, कि न्यूज़ ऑफिस में संपादक के नाम पत्र लिख देते हैं ताकि वो गवर्नमेंट का ध्यान इस समस्या की ओर जुटा सके। ठीक है, तो जो ये संपादक के नाम पत्र हैं वो एक कॉमन इंसान भी लिख सकता है। उसके बाद आता है लेख ही जस्ट लाइक एन आर्टिकल। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विशेष या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग है। विशेष रिपोर्ट और फीचर में क्या होता है कि जो विशेष रिपोर्ट होती है उसको अगर कोई क्रिएट कर रहा है तो उसके बारे में उसे पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि जिस समस्या को भी वो उठाना चाह रहा है ना, उसके लिए प्रूफ उसके पास हम यूँ कह सकते हैं कि क्लूज़ होने चाहिए, लोगों की वर्डिंग होनी चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या क्या सोच रही हैं। ओवरऑल सारा परफॉर्मेंस, सारा फॉर्मेट उसके पास होना चाहिए, तभी वो कोई विशेष रिपोर्ट बना सकता है। और फीचर में क्या होता है कि फ़ीचर जब आप लिखते हैं तो उसमें आप जैसे उल्टा पिरामिड शैली में भी लिख सकती हैं या कथानक शैली में भी फीचर लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप लेख लिखने जा रही हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी शुरुआत इतनी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि पाठक का मन बना रहे आगे तक पढ़ने के लिए। क्योंकि इसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है कि वो इस विषय में क्या सोच रहा है। विशेष रिपोर्ट जो तैयार की जाती है उसमें लेखक के अपने विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है, वो लोगों के विचारों को उसमें शो कर रहा था कि लोग इस विषय में क्या सोच रही होती हैं। फीचर्स के बारे में भी क्या होता है कि वो लोगों की समस्याओं को वर्ड्स में बांध कर दिखाता है कि लोग उस विषय में क्या सोच रही हैं। लेकिन अगर कोई लेख लिख रहा है तो लेख में लेखक के अपने विचारों को भी प्रमुखता दी जाती है कि उसकी इस बारे में क्या राय है, वो इस बारे में क्या कहना चाहता है। अब लेख की कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती है और हर लेखक की अपनी शैली होती है। लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहती हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो, आपकी जानकारी हो उन विषयों में। और लेख का प्रारंभ, मध्य और एक अंत होता है। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके लेख की शुरुआत ताज़ा प्रसंग या घटनाक्रम से ही करनी चाहिए और उससे जुड़े उन पहलुओं को सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए जो लेख के प्रारंभ को आकर्षक बना दे। ठीक है, और इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए आखिर में अपना निष्कर्ष या मत भी प्रकट करना चाहिए कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। उसके बाद टर्न आती है साक्षात्कार या इंटरव्यू की। अब जो इंटरव्यू है आप देखते हो, न्यूज़पेपर तो हर कोई पढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा टीवी में भी हम देखते हैं कि किसी भी जो रिपोर्टर्स लोग हो रहे होते हैं वो किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं। उस इंटरव्यू लेने का मतलब क्या होता है कि जो इंसान, जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने ये मुकाम कैसे हासिल किया, तो वो उसका इंटरव्यू लेते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की, आपको इसमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। या जो हमारे टीवी स्टार्स वगैरह होती हैं, मान लो कोई न्यू कमर है और उसने बहुत स्ट्रगल करने के बाद उसने वो
प्लेस अचीव किया है, तो जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं। उस इंटरव्यू लेने का मतलब ही ये होता है कि शायद जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो उन्होंने रास्ता चुना था, अगर वो इम्प्रेसिव है तो दूसरे भी इससे मोटिवेट हो इसको पढ़ के, ठीक है। और इंटरव्यू लेते समय जैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जिस इंसान का वो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन तैयार कर ले पहले ही, मतलब एक फॉर्मेट तैयार कर ले। जैसे आपको अभिनय की तुलना में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली, आपको इस क्षेत्र में पैर जमाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, आपके अभिनय के क्षेत्र में आने पर आपके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी, किसने आपको सपोर्ट किया, आपकी आने वाली फिल्में कौन सी हैं, उन फिल्मों के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो एड्स वगैरह न्यूज़पेपर में दी जाती है या टीवी में जो लोग ऐड करते हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है। इस तरह के क्वेश्चंस उस रिपोर्टर को पहले से तैयार करके रखने पड़ते हैं, और हो सके तो उनकी एक ऑडियो टेप भी बना लेनी चाहिए, ताकि फर्दर जो लोग इस फील्ड में नहीं आती हैं उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कैसे किसी का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति चित्र फीचर समाचार का एक उदाहरण। व्यक्ति चित्र का मतलब है कि किसी एक ऐसे इंसान को फोकस करके एक फीचर बनाया गया है ताकि उसकी स्टोरी को पढ़कर आने वाली पीढ़ी मोटिवेट हो सके। जैसे इसमें है, देश को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुई 57 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन 84 साल के गांधीवादी माधवदास ठाकरसे का मिशन अभी तक अनवरत जारी है। यानी माधवदास ठाकरसे का नाम इसमें इसलिए लिया गया है क्योंकि उनके जो पिता थे वो एक व्यापारी थे, ठीक है, लेकिन वो गांधी जी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने की बजाय गांधी जी के देशभक्ति आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। वो लेखकों के जो लेख होते थे, मतलब जो वो लिखते थे आज़ादी के बारे में, वो आम नागरिक तक पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, वो गांधी जी की तरह चरखा भी जो है वो खुद ही काटते थे, क्योंकि वो अपनी बनाई हुई खादी के वस्त्र पहनते थे। इसके अलावा ठाकरसे की 7 औलादें भी हुई, 7 बच्चे भी हुए, और वो बच्चे भी उन्हीं की तरह, मतलब क्या थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन और उच्च विचारों में विश्वास करने वाले थे। जैसे ठाकरसे की एक बेटी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो ठाकरसे के 7 बच्चों में से एक उनकी बेटी जयश्री का क्या कहना है कि उनका आदर्श आज की दुनिया से अलग है, लेकिन वे अभी तक नहीं बदल पाई हैं। वे कई दिनों तक पानी के बिना रह सकती हैं और किसी को रिश्वत भी नहीं देती है, यानी उनका काम बनने में चाहे कितना भी टाइम लग जाए, बट वो रिश्वत देना पसंद नहीं करती हैं। इसी तरह इटली के वाणिज्य दूतावास में काम करने वाली उनकी बेटी कल्पना मुस्कुराती हुई बोलती हैं कि वे अभी भी अपने कपड़े खुद धोती हैं और न ही किसी को उपहार देती हैं और न लेती हैं। मीन्स एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि पढ़कर कि लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो कि आज भी लोग ऐसे हैं जो सिंपल लिविंग और हे थिंकिंग में विश्वास करते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर की इतनी नकल करने में विश्वास नहीं करते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है बेटे तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। मिलती हैं एक नई वीडियो में एक नई चैप्टर्स के साथ। तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई